गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग हमारे कुछ टॉपिक्स कवर करके आ चुके हैं एंड आई होप कि वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। डिपोजिटरी सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि डिपोजिटरी सिस्टम के अंदर होता क्या क्या चीजें कंसिस्ट करती है इसके अंदर। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, डीमैट अकाउंट, इशूइंग कंपनी एंड इन्वेस्टर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, ये होते हैं। सबसे पहले डिपोजिटरी होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। These are the organizations which hold securities in electric form। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास होल्ड करके रखते हैं ये लोग सिक्योरिटीज को अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, और इनको अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक, ये बैंक की तरह होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे बैंक के अंदर जो डिपोजिटर होता है वो विड्रॉल भी कर सकता है और आपका डिपॉजिट भी कर सकता है, मनी को करते हैं ना। उसी तरीके से डिपोजिटरी के अंदर इन्वेस्टर जो है वो विड्रॉ कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है अपने शेयर्स को। बस बैंक और डिपोजिटरी के अंदर यही फर्क है कि बैंक के अंदर मनी को विड्रॉल और डिपॉजिट किया जाता है और डिपोजिटरी के अंदर शेयर्स को विड्रॉल और डिपॉजिट किया जाता है। अब एक फ्लो सिस्टम दे रखा है हमें डिपोजिटरी सिस्टम का, ध्यान देखिएगा कि क्या है आपका। सबसे पहले इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर क्या करता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पैसे देते हैं, उनको हायर करते हैं कि हाँ भाई हम लोगों को शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। अब डिपोजिटरी सिस्टम या तो डायरेक्ट डिपोजिटरी के साथ कांटेक्ट करके रखते हैं या ये लोग कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं और कंपनी फिर उन लोगों को डिपोजिटरी के पास पहुंचाती है उनके पैसों को। क्यों? क्योंकि जो आपके पास शेयर्स आपके पास आने हैं वो तो डिपोजिटरी से आने हैं, वो भी हम लोग ऊपर पढ़ के हैं कि डिपोजिटरी से ही आपका विड्रॉल और डिपोजिट होता है शेयर्स का। अब जब डिपोजिटरी के पास आ गए तो डिपोजिटरी क्या करेगी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बोलेगी कि ठीक है भाई शेयर्स दे दो, जितने भी देने हैं जो भी करना है, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स फिर इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट कर देगी। तो ये इसका पूरा फ्लो होता है क्लास। इन्वेस्टर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या तो डायरेक्ट डिपोजिटरी के पास या कंपनी के थ्रू डिपोजिटरी के पास, और उसके बाद डिपोजिटरी क्या करती है, इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू दे देती है, अलॉट कर देती है। अब कुछ हमें फीचर्स दे रखे हैं डिपोजिटरी के कि डिपोजिटरी एट लास्ट होता क्या है, पूरी ओवरऑल उसका फीचर बता रखा है। यहाँ तो हमने समझ लिया भी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करके रखते हैं वो लोग, और हमारा शेयर जो हमारी सिक्योरिटीज होती है उनका विड्रॉल और डिपॉजिट किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या कहते हैं, इट्स ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। ये सिर्फ तभी एक डिपोजिटरी आपकी सही डिपोजिटरी कहलाती है जब इसके पास सेबी का सर्टिफिकेट होता है, ये तभी आपको सर्विसेज ऑफर कर सकती है। इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद हेल्प ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपोजिटरी कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ नहीं करती है, हमेशा ही डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के हेल्प से ही अपना ट्रांजेक्शंस की सेटलमेंट करती है सिक्योरिटीज की। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मेट एंश्योर्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। हाँ, ये इस चीज की एश्योरेंस दिलाती है कि भाई जो आपके सिक्योरिटीज है वो सही टाइम पर एक्यूरेट तरीके से इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे। डिपोजिटरी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट। जो डिपोजिटरी है वो डीमैट अकाउंट की आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। डिपोजिटरी इशू रिसिप्ट्स ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर डिपोजिटरी को इशू करनी है बोनस शेयर्स, रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इशू करने हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही करती है। डिपोजिटरी इंटरैक्ट्स विद इन्वेस्टर थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया कि इन्वेस्टर हमेशा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाता है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स डिपोजिटरी के पास जाती है। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि डिपोजिटरी जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ इंटरैक्ट तो कर रही है, लेकिन किसके थ्रू, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसको कि क्या कहलाते हैं, एजेंट होते हैं हमारे। उन नॉर्मल एजेंट्स को ही हम लोग डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डिपोजिटरी अकाउंट विद डीपी यानी कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड डीमैट अकाउंट। अब जैसे आप लोग बैंक में अपना पैसे विड्रॉल और वो करते हैं क्या कहते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना। उसी तरीके से अगर आपको डिपॉजिटरी के अंदर अपने शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं तो आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट, और ये किसकी हेल्प से खुलता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से खुलता है। डिपॉजिटरी कैन हाइपोथेकेट डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज अगेंस्ट बैंक लोन। ये क्या होता है कि ज्यादा अच्छे ऑफर्स आपको देते हैं अगेंस्ट द
बैंक लोन। सो क्लास ये कुछ बातें मैंने बताई आपको डिपॉजिटरी के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिपॉजिटरी होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप अपने बैंक या सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, विड्रॉल और आप अपना डिपॉजिट करते हैं। अब बात करती हूँ सेकेंड नंबर की, डिपॉजिटरी पढ़ लिया, अब बात आती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? These are the agents of depository. ये डिपॉजिटरी के एजेंट्स होते हैं। These are the link between the depository and the investor. जैसे कि यहाँ पे बताया कि हमेशा लिंक करते हैं डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स को। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन हो सकता है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, बैंक एक्सेट्रा कैन बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकता है, किसी भी टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ब्रोकर, कोई भी बैंक, लेकिन दे शुड बी रजिस्टर्ड देमसेल्फ एट सेबी। वो हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। बाकी की डिटेलिंग देखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की। आगे बोल रहा है वो दे ओपन द डीमेट अकाउंट, यानी कि जो हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि दे ओपन द डीमेट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर। वो हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स की डीमेट अकाउंट खुलवाने में एंड मेंटेन सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस, और उनके अकाउंट को, इन्वेस्टर्स के अकाउंट को बैलेंस रखते हैं। All buying and selling of shares under depository system take place through depository participants only. जितने भी आपका क्या कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग होता है शेयर्स का डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, वो सबके सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से ही होता है। तो ये थे हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब थर्ड है हमारा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, कैसे ओपन होता है, ध्यान दीजिए। दिस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। अगर आपको बाय एंड सेल करना है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रिक फॉर्म में, तो डीमेट अकाउंट खुलवाना रिक्वायर्ड है। इट एलिमिनेट्स प्रॉब्लम ऑफ सच एज फॉर्जर्स, थेफ्ट, ट्रांसफर, डिलीज एक्सेट्रा। जब डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ना चोरी होती, ना डिले होता, ना कोई अपने पर्सनल गेन के लिए अपने क्या कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है शेयर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट आपके बाय होते हैं और सेल होते हैं। इसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाती है। फास्ट ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, जल्दी से ही ट्रांसफर हो जाते हैं और सेटलमेंट हो जाते हैं आपके सिक्योरिटीज की। रिड्यूसेस पेपर वर्क। सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन सिंगल डीमेट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 कंपनीज की सिक्योरिटीज को खरीदा तो आपको 10 डीमेट अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल डीमेट अकाउंट के अंदर आप डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज को हेल्ड करके रख सकते हैं। ओपन बाय एन इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से आप लोग खुलवा सकते हैं, इन्वेस्टर खुलवा सकते हैं। एलिमिनेट स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। ये हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी होती है उसको भी एलिमिनेट करते हैं। सो क्लास ये मैंने आपको बताया आपके डीमेट अकाउंट के कुछ फीचर्स डीमेट अकाउंट के बारे में। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और क्यों ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी कौन सी होती है, जो इशू करती है अपने सिक्योरिटीज को। कंपनी विच इशू सिक्योरिटी इन कैपिटल मार्केट। जो भी कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज को कैपिटल मार्केट के अंदर, वो होती है हमारी इशूइंग कंपनी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, जो पैसा लगाता है। रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन हु वांट्स टू बाय सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के अंदर सिक्योरिटी खरीदना चाहता है वो होता है हमारा इन्वेस्टर। तो ये मैंने सारे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए आपके डिपॉजिटरी सिस्टम के। पांचों डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है, इशूइंग कंपनी क्या होती है और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस की। 2 इंडाइसेस होते हैं आपके, इस चीज को हमेशा याद रखना। पहला सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। अब देखिए सेंसेक्स क्या होता है, दीज आर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडाइस। इन दिस सेंसस के अंदर हम लोग हमारे शेयर्स के प्राइस को कैसे कैलकुलेट। नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर ऑफ बीएससी। अब देखो इस पॉइंट के अंदर वो क्या कह रहा है, जो आपके जितने भी बीएससी के अंदर लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उन सबको कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं 16 और 17 पॉइंट्स। तो इन सबको जितनी भी कंपनीज हमारी बीएससी के अंदर लिस्टेड है, सबके पॉइंट्स को देखा जाता है और उसके बाद एवरेज रेट कैलकुलेट करके ये बताया जाता है कि हमारा सेंसेक्स के अंदर जो सेंसेक्स है वो घटा है या फिर बढ़ा है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेंसेक्स के अंदर, और इसी तरीके से निफ्टी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब निफ्टी के अंदर आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। इसके अंदर आपका नेशनल का आ गया पूरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइस ऑफ 50% की स्टॉक लिस्टेड इन एनएसई।
इसमें भी वो यही बात बोल रहा है कि आप लोगों के जो एनएससी के अंदर लिस्टेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, सब कंपनीज को वो क्या कहते हैं, सब सारी कंपनीज के वो पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद एवरेज रेट निकालते हैं और एवरेज रेट निकाल के फिर बताते हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो बढ़ा है या वो घटा है। तो ये दोनों चीजें होती हैं हमारी स्टॉक एक्सचेंज के इंडाइसेस होते हैं, जिनसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा मार्केट है वो मार्केट हमारा घटा या बढ़ा। अब इसके अंदर ये भी होता है कि जिस कंपनी ने जितना ज्यादा कैपिटल लगा रखा होता है उस कंपनी को उतना ज्यादा पॉइंट दिया जाता है। सो क्लास, आई होप कि ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ती हूँ आगे, सम बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज। अब क्यों ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं क्लास, क्यों हम लोग जाके नहीं खरीदते हो, जैसे हम लोग एक नॉर्मल बैंक में जाते हैं, विड्रॉल करते हैं कैश, उस तरीके से शेयर से सिक्योरिटीज को क्यों हम लोग जाके नहीं करते, ऑनलाइन क्यों करते हैं? उसका रीजन सबसे पहला है डीम्यूचुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स होते थे ना वो खुद से अपने आप कंट्रोल रखते थे, मैनेज करते थे पूरे स्टॉक एक्सचेंज को। इट लीड्स टू सम प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। कैसी? इट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ब्रोकर एंड देयर क्लाइंट्स, जिसकी वजह से जो ब्रोकर और क्लाइंट है उसके बीच में काफी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती थी। ब्रोकर्स आर यूजिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर देयर पर्सनल गेन्स। वो लोग क्या करते थे कि अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे वो लोग वर्क करते थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कि हाँ भाई अगर अभी सस्ता है तो उन्होंने खरीद लिया, महंगा हुआ तो बेच दिया। इस तरीके की वो अपने पर्सनल गेन्स देखते थे। बट सो गवर्नमेंट डिड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू एलिमिनेट दीज प्रॉब्लम्स। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने डीम्यूचुअलाइजेशन लेकर आई गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेपरेट कर दिया ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। डीम्यूचुअलाइजेशन के अंदर क्या करा कि सेपरेट कर दिया, जो ऑनरशिप और कंट्रोल था ना, अब दोनों चीजें उन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के हाथ में नहीं दी, एजेंट्स के हाथ में नहीं दी, दोनों को सेपरेट कर दिया ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर। सो इससे क्या हुआ, जब हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग आया, डीम्यूचुअलाइजेशन आया, तो उससे अब हम लोगों को ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कोई भी ब्रोकर जो है वो अपना पर्सनल गेन नहीं कर सकता। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड इज योर डीमेटेरियलाइजेशन क्लास। अभी हम लोग पढ़ते रहे कि डीम्यूचुअलाइजेशन से किस तरीके से जो ब्रोकर्स अपना पर्सनल गेन करते थे उससे हम लोग बच रहे हैं। अब दूसरा डीमेटेरियलाइजेशन के अंदर क्या बोल रहा है, पहले क्या होता था, व्हेन समवन बाइज और सेल सिक्योरिटीज, अ शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर्ड टू हिम एज अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप और सिक्योरिटी। कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था कि भाई आपका सर्टिफिकेट है प्रूफ के तौर पे कि आपने बाय करे हैं सिक्योरिटीज को। सो देयर आर चांसेस ऑफ थेफ्ट, फ्रॉडरी, डिलेज इन पेपर वर्क। तो कई बार चांसेस होते थे कि हाँ भाई चोरी हो जाना, डिले हो जाना काम का, या फिर पेपर वर्क में डिले कर लेना, तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। बट सो टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक लाई गई इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज योर डीमेट अकाउंट। उसके बाद डीमेट अकाउंट लाया गया कि डीमेट अकाउंट से अब जो सारी जितनी भी चीजें होंगी वो सब हमारी इलेक्ट्रॉनिकल वे में होंगी, ताकि ना ही चोरी होगी ना ही डिले होगा काम के अंदर। सो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज शो बाय क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द डीमेट अकाउंट, कि हाँ भाई डीमेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट और डेबिट करके दिखा दिया जाता था। तो ये दो हमारे सबसे बड़े हमारे बेनिफिट हो रहे हैं हमारे ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्लास, जो हम लोग अभी पढ़कर है, दैट इज डीम्यूचुअलाइजेशन और दूसरा डीमेटेरियलाइजेशन। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर सेबी। अभी हम लोग मोस्टली टॉपिक में यही पढ़कर आए कि भाई सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब सेबी होती क्या है, ध्यान दीजिएगा क्लास। जो सेबी है, इट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपकी एक्सचेंज, ये ना एक तरीके बोर्ड बनाई हुई है, किस चीज के लिए, सिक्योरिटीज के लिए और एक्सचेंजेस के लिए। अभी क्या करती है, सबसे पहले एस्टैब्लिश कब हुई, 12 अप्रैल 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी। टू रेगुलेट, क्या काम करती है, रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जो मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज है उनके फंक्शंस को, उनके कंट्रोल को और रेगुलेट, जितना भी आपका रेगुलेट हो रहा है उनकी जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करती है। एक्ट एज अ वॉच डॉग, ये एक तरह से एक ना जो वॉच डॉग होते हैं ना हमारे घर में, उस तरीके से ये एक्ट करती है कि ये हर चीज के ऊपर नजर रखती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई ब्रोकर तो गलत काम नहीं कर रहा, कोई भी ब्रोकर है, कोई भी कंपनी है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, जितना भी ट्रांसफर हो रहा है, किसी भी चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इनिशियली इट वॉज इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन, बट उस टाइम पे ये देखा गया कि ये ना ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। जब हम लोग 12 अप्रैल 1988 में इसको लेकर आए, तब
ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आ रही थी, ये इनइफेक्टिव पड़ रही थी रेगुलेटरी को कंट्रोल करने में मार्केट को। तो क्या करा 1992 में इट वाज गिवन लीगल स्टेटस, फिर इसे एक लीगल स्टेटस दिया गया 1992 के अंदर। नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, ये आपकी पूरी कॉर्पोरेट बॉडी है हैविंग सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस एंड परपेचुअल सुएशन। उसके बाद इसे एक अपना अलग से एक सेपरेट बॉडी बना दी गई है जो परपेचुअल सुएशन है और जिसका अपना एक लीगल सेपरेट एक्सिस्टेंस है। आई होप कि दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होंगे फीचर्स की। सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट लेवल है, जो हमारी जैसे ये बॉडी है कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका अपना अलग अकाउंट होता है और जो ऑनर होता है उसका अलग होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनका अपना अलग सेपरेट होता है अकाउंट। उसी तरीके से परपेचुअल सुएशन के अंदर ये कंटिन्यूअसली चलेगी। अगर कोई एक मेंबर की डेथ भी हो गई, कोई छोड़ के भी चला गया, कोई रिटायर भी हो गया, तो उससे हमारी सेविंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद रीजंस, अभी ये तो देखा सेबी है क्या, कब इसको एक कॉर्पोरेट बॉडी का नाम दिया गया और कब ये आपकी एक नॉर्मल क्या कहते हैं बोर्ड था आपका पहले, उसके बाद ये आपके कॉर्पोरेट बॉडी बन गई। अब क्या रीजन थे इसको बनाने के, क्यों बनाया गया, क्यों सेबी को एस्टैब्लिश किया गया? स्टॉक मार्केट डीलिंग वर ग्रोइंग बट लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन इट। बहुत सारी गलत चीजें होने लग गई। कैसे? इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि भाई हमारा जो शेयर्स है वो बोनस शेयर्स इशू, हमारी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, या फिर उन्हें ये चीज पता है कि हमारी कंपनी के शेयर्स सस्ते होने वाले, तो अंदर ही अंदर वो खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते थे ज्यादा से ज्यादा और फिर बाहर बेचते थे। तो इस तरीके से ना इनसाइडर ट्रेडिंग करने लग गए थे लोग, प्राइस रिगिंग करने लग गए थे, अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इश्यूज पे अनऑफिशियल प्रीमियम ऐड करने लग गए थे, रूल्स को वायलेट करने लग गए थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो जो ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन हुई थी ना, जो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इन सब प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कि हाँ भाई इन सब प्रॉब्लम से बच जाए हमारा जो इन्वेस्टर है, ड्यू टू दिस पीपल स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट। पहले देखो मार्केट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ा था कि हाँ भाई मार्केट है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अच्छी चीज है, इससे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, पहले बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन फिर जब इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्टेड होने लग गई ना, तो लोगों का पीपल का विश्वास, कॉन्फिडेंस खत्म होने लग गया कि भाई यहाँ तो चीट होता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर तरीके की दिक्कतें होती हैं, हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करें इसके अंदर। उस केस में देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ रेगुलेटरी बॉडी दैट इज योर सेबी। उस केस के अंदर फिर हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों से, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एक कॉर्पोरेट एक रेगुलेटरी बॉडी लेकर आई दैट इज योर सेबी। इस वजह से सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसका क्या पर्पस है, क्या रोल है, क्या रोल निभाती है सेबी जो है आपका? इसका मेन पर्पस है टू कीप चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस, कि हाँ जो ये जिस तरीके की माल प्रैक्टिसेस हो रही थी क्या अब तो नहीं हो रही, ये इसके ऊपर पूरा प्रॉपर क्या कहते हैं अपना रेगुलर चेकअप रखती है सेबी इन सारी माल प्रैक्टिसेस के ऊपर, और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था इसका मेन पर्पस। अब सेटअप टू मीट द थ्री नीड्स ऑफ थ्री ग्रुप्स, ये मेन थ्री ग्रुप्स को देखती है, जिसको सबसे पहले इशूअर्स जो इशू कर रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं, और तीसरा इंटरमीडिएटरीज। इन तीनों ग्रुप्स के ऊपर ये ध्यान रखती है। क्या? इशुअर्स को प्रोवाइड करवाती है एक मार्केट टू हेल्प देम टू रेज फंड इजीली एंड फेयरली। इशुअर्स यानी कि जो हमारी कंपनीज है उनको एक जगह दे दी, एक मार्केट दे दी कि हाँ भाई आप अपना इस मार्केट के अंदर से अपना पैसा रेज इजीली और फेयरली कर सकते हो। वहीं पे इन्वेस्टर्स को बोला प्रोवाइड सेम प्रोटेक्शन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भाई जो कंपनीज है वो सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन और एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन के साथ आपको आपके शेयर्स इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर को कहा ये चीज कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दी पूरी तरीके से कि कोई भी किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस ना हो, और दूसरा उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और तीसरी चीज इंटरमीडिएटरीज के लिए क्या करा? प्रोवाइड देम कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। अब उन लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट लाके खड़ा कर दिया कि हाँ भाई देखो यहाँ पे अब एक तो इंटरमीडिएटरी नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं इंटरमीडिएटरीज भी, कंपनीज भी बहुत सारी होती है और इन्वेस्टर भी। तो क्या हो गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए, मैक्सिमम मतलब अनलिमिटेड आपके बायर्स एंड सेलर्स हो गए, उस केस में क्या है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया। तो इंटरमीडिएटरीज के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन मार्केट लाके सेबी ने खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं सेबी का और क्या क्या पॉइंट है। अब बता रहे हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लास। अभी हमने उसके रोल देखे, ये देखा सेबी होता क्या है, बहुत अच्छे से भी हम समझ कर आए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य है, सेबी को क्यों बनाया गया।
इट रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्टिविटीज होती है उन्हें रेगुलेट करता है। प्रोटेक्ट राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, वो हमारे इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स के राइट है वो सही रहे, एंड इंश्योर सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, और जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसको सेफ्टी मिले, यानी कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो उनके इन्वेस्टमेंट के साथ। प्रिवेंट फ्रॉड एंड ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ट्रेडिंग उसके अंदर वो बोल रहा है कि प्रिवेंट करता है जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने भी माल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि प्राइस रिगिंग हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, इन सब चीजों से बचाता है। डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर, अंडरराइटर्स, इन लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ताकि ये लोग अपने पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे काम ना करें। टू मेक अ मार्केट प्लेस वेयर इशूअर्स कैन रेज फंड इन अ इजी एंड फेयरी वे, यानी कि ये मार्केट तैयार करके देता है इशूअर्स को, यानी कि कंपनीज को, जो कि एक इस जगह पे आके इस मार्केट में अपना इजीली और फेयर वे में कैपिटल रेज कर सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने कैपिटल को रेज करने में। तो ये थे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य कि क्यों सेबी को लाया गया। अब हम बात करते हैं कि सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं। एग्जैक्ट उसके 3 फंक्शंस होते हैं क्लास, जिसमें से पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि वो प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है देखते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट होता है उसको सेव करता है, और साथ में जो इन्वेस्टर्स हमारे इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन कंपनीज में, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जहाँ पे इन्वेस्ट करता है हमारा इन्वेस्टर, उसको सेव करता है उसके इन्वेस्टमेंट को। अब सेबी परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले चेक अ प्राइस रिगिंग। अभी हम लोग पढ़कर आए थे कि प्राइस रिगिंग, बार बार मैं बता दूं कि प्राइस रिगिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब आपकी माल प्रैक्टिसेस है जिनसे सेबी हमें बचाता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को बचाता है। चेक अ प्राइस रिगिंग। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, प्राइस रिगिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के प्राइस को मैनिपुलेट करना, फॉर इनफ्लोटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, की किस तरीके से जो सिक्योरिटी यानी कि मार्केट प्लेस के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनके प्राइस को अपने तरीके से ढाल देना एकदम से, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कई बार ब्रोकर्स। सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन चीट एंड डिफ्रॉड इन्वेस्टर्स। जो सेबी होता है वो इन सब चीजों से, ये जो मैंने अभी प्राइस रिगिंग बताई है आपको, इससे बचाता है ताकि हमारा इन्वेस्टर जो है वो अपना सेफली इन्वेस्ट कर सके पैसे को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दूसरा वो कह रहा है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर पहले इनसाइडर बताती हूँ क्या होता है, फिर बताऊंगी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। अब इनसाइडर का मतलब होता है एनी पर्सन कनेक्टेड विद कंपनी लाइक डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स who has sensitive information which can affect the price of security. This information is not available to people at large. Insider का मतलब होता है कि वो लोग जो लोग कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, लाइक डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, जो कंपनी के अंदर से कनेक्टेड है क्लास, जिनको वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता है जो जनरल पब्लिक को या जो सारे इन्वेस्टर्स को नहीं बताई जाती है, वो होते हैं इन्वेस्टर। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, व्हेन इनसाइडर यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक पर्सनल प्रॉफिट। जब ये इनसाइडर्स इस जो आपके क्या कहते हैं, ये जो इनसाइडर्स होते हैं वो इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहती है। कैसे, देखिए एग्जांपल, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी में नो दैट कंपनी विल इशू बोनस शेयर्स। अब डायरेक्टर्स को पता है कि भाई हमारी कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स को इशू करने वाली है, बोनस शेयर्स इशू करेगी, तो वो क्या करेंगे, टू इट शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है भाई, एंड दे परचेज शेयर्स फ्रॉम मार्केट टू मेक प्रॉफिट विद बोनस इशू। अब वो लोग क्या करेंगे, उन्हें तो पता है ना कि हाँ भाई बोनस शेयर हमारी कंपनी साल के एंड में निकालने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए। अब वो लोग क्या करेंगे, उन शेयर्स को पहले ही खरीद लेंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो उस बोनस शेयर का। तो करी ना उन्होंने चीटिंग, नहीं करना चाहिए था उन लोगों को ऐसे। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए सेबी को लाया गया। सो सेबी की स्ट्रिक्ट चेक व्हेन इनसाइडर्स बाय सिक्योरिटीज, जब इनसाइडर सिक्योरिटी बाय करते तो सेबी उनके ऊपर पूरा ध्यान रखती है कि वो कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। और अगर उसे ऐसा लगता है सेबी को कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जो इनसाइडर्स हैं, अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्या फंक्शन प्ले करता है, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी फ्रॉडलेंट यानी फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी बचाती है। कैसे, इट डज नॉट अलाउ कंपनीज टू प्रोवाइड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस टू चीट इन्वेस्टर्स। ये हमेशा कंपनीज को कहती है कि आप लोगों को कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को
नहीं देनी है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे हो तो उसके अंदर हमेशा सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है अंडरटेक स्टेप्स फॉर एजुकेट इन्वेस्टर्स। वो काफी स्टेप्स लेती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें बता सके कि हाँ भाई कंपनी किस लेवल पे सही है और किस लेवल पे नहीं है। दे कैन सेलेक्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज, और जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो हमेशा प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज को सेलेक्ट कर सके, वो किसी गलत सिक्योरिटी पे ना जाए। इसका नेक्स्ट वो देखते हैं हम लोग फंक्शन। यस क्लास, नेक्स्ट फंक्शन क्या कह रहे हैं? सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग स्टेप्स। किस तरीके से जो सेबी है वो आपका फेयर प्रैक्टिसेस करता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है जो सबके लिए सही होते हैं। Issued guidelines to protect interest of debenture holders wherein companies cannot change terms in mid-term। यानी कि वो डिबेंचर शेयर होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही में ये बताता है कि जो मिड टर्म है यानी कि साल के बीच में कोई भी कंपनी जो है वो चेंजेस नहीं कर सकती है अपने टर्म्स को। टू इन्वेस्टिगेट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज प्रोविजंस फॉर स्टेप फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। अगर किसी को पकड़ा गया कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए तो उसके रिगार्डिंग जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी। स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग प्रोफेशनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। यानी कि आप लोग प्रोफेशनल वो नहीं कर सकते हो, अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो, वो उस चीज को स्टॉप करता है सेबी। सेबी इन चीजों को भी स्टॉप करता है कि आप लोग प्रोफेशनल अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं शेयर की जो कि अनरिलेटेड है मार्केट प्राइस से। तो ये सारे फंक्शंस जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये सारे हमारे सबसे पहले फंक्शन है सेबी के। अब हम लोग हमारे सेकंड फंक्शन के ऊपर आते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? सारे प्रोटेक्टिव फंक्शन हम लोगों ने देख लिए। अब सेकंड फंक्शन पे आते हैं। हमारा सेकंड फंक्शन क्या कहता है? डेवलपमेंट फंक्शन। देखो प्रोटेक्ट तो उसने हमें बहुत सारी चीजों से करा, इनसाइडर ट्रेडिंग से कर लिया, प्राइस रिगिंग से कर लिया, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा, बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट कर लिया। अब बारी आती है डेवलपमेंट की कि वो कैसे डेवलपमेंट करता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का, हमारे इन्वेस्टर्स का। आइए, इट परफॉर्म बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनको प्रमोट करना और उनको डेवलप करना, ये काम होता है सेबी का। प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उन सबकी ट्रेडिंग को प्रमोट करना। एडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल अप्रोच। इस तरीके की अप्रोचेस लाई जाती है जो फ्लेक्सिबल हो, जिनको हम लोग टाइम के हिसाब से चेंज कर सके। इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। जब आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी उन ब्रोकर्स से, उन स्टॉक ब्रोकर्स से जो रजिस्टर्ड होते हैं। मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इशू। अगर आपको कम पैसे करने की इशू के ऊपर जो आपका कॉस्ट है वो कम हो तो उस केस में अंडरराइटिंग जो है वो ऑप्शनल होता है आपके पास कि आप उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब इनिशियल ऑफर होता है आपका, इनिशियल ऑफर भी एक टाइप का आपका क्या कहते हैं सिक्योरिटी के अंदर आता है कि आप सिक्योरिटी किस तरीके से इशू कर रहे हैं। तो जो इनिशियल ऑफर मेथड है प्राइमरी मार्केट के अंदर, उसको भी परमिट कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। कंडक्ट रजिस्टर्ड एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब जितने भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो इंटरमीडिएटरीज है, चाहे वो इशूअर्स हैं, उन सब के लिए रिसर्च एंड पब्लिशर्स भी करवाई जाती है इंफॉर्मेशन, ताकि उन सबको सही और क्लियर इंफॉर्मेशन मिले। तो इस तरीके से जो आपका सेबी है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज है उनको डेवलप करता है। तीसरा फंक्शन क्या है इसका? रेगुलेटरी फंक्शन। किस तरीके से रेगुलेट करवाता है ये? परफॉर्म टू रेगुलेट द बिजनेस और एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जितना भी बिजनेस और एक्टिविटीज है उनको किस तरीके से रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज में। फ्रेम्स रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट इंटरमीडिएटरीज। सबके लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ब्रोकर्स के लिए, अंडरराइटर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए। Registered and regulatory the working of stock brokers, sub brokers, merchant bankers and all those who are associated with stock exchange in any manner। यानी कि सबको रजिस्टर्ड करता है, उसको सेबी को जिसके लिए लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन, ये कंपनी सही है, ये इंटरमीडिएटरी सही है, उन सबको रजिस्टर्ड करता है और उन्हें अलाउ करता है कि हाँ वो इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आके एसोसिएट होकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को भी वो क्या करता है? रजिस्टर और रेगुलेट करता है। एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स को भी वो रेगुलेट करने के लिए कहता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। रेगुलेट स्टेक ओवर ऑफ कंपनीज।
जो टेक ओवर करती है कंपनीज एक दूसरी कंपनीज को, उनको भी रेगुलेट करने की परमिशन देता है। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिट में भी वो हेल्प करता है। इंटरमीडिएटरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यूज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि वो इंटरमीडिएटरीज को लेके ना बहुत सारे अपने रेगुलेटरीज करता है। have been brought under the regulatory purview and private placement has been made, मतलब अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट से आता है इंटरमीडिएटरीज तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं जो सेबी लगाती है। तो इस तरीके से ये सारे काम सेबी के होते हैं। क्लास जो हमने अभी पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों का प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। फिर डेवलपमेंट फंक्शन पढ़ा कि कैसे डेवलप करता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को। और लास्ट में हमने देखा कि क्या क्या चीजें रेगुलेट करवाता है, इंटरमीडिएटरीज को कैसे अलाउ करता है, म्यूचुअल फंड की वर्किंग्स को, नई नई स्कीम्स को अगर कोई कंपनी टेक ओवर कर रही है, सारी चीजें किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। तो क्लास यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। अब हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। प्राइमरी मार्केट सीखा क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है आप लोगों का, कैपिटल मार्केट क्या होता है। फिर हम लोगों ने हमारा सेबी सीखा कि सेबी क्या है, इंडाइसेस सीखे कि किस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी से हम लोग हमारे शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो प्लीज क्लास इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी क्लास। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो हम लोग आगे करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे, वो आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।